नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का जो पिछले साल 1 दिसंबर को हुआ था पेपर, 1 दिसंबर सन 2021 को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस कर दीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएससी जीडी का जो पेपर प्रीवियस ईयर हुआ है वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से क्या है। ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो पेपर हुआ था एग्जाम में, उसमें 25 क्वेश्चन टोटल आए थे। अब इस बार का ट्रेंड चूंकि बदला है तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन जो आए थे वही सारे 25 क्वेश्चन हैं, उसको देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। 2400 रुपया की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको मूलधन दिया हुआ है यहाँ पर 2400 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6 1/4% और टाइम दिया हुआ है एक 20 मार्च से लेकर 31 मई तक। तो 20 मार्च से लेकर 31 मई तक टोटल 73 दिन होते हैं, 73 डेज होते हैं। ठीक है, आपको उसका एसआई चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। चलिए निकालते हैं। 6 से 1/4% को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो लिखेंगे 25/4%। तो 25/4% हमको निकालना है, या इसकी फ्रैक्शन भी चाहो तो बना सकते हो। आप इसमें 100 का भाग करोगे, तो अगर आप इसमें 100 का भाग करते हो और इसको अगर काटते हो तो ये 1/16 हो जाएगा। तो आपको 2400 का 1/16 चाहिए, 2400 का 1/16 चाहिए। लेकिन ये जो 2400 का 1/16 आप निकाल रहे हो, ये ब्याज तो पूरे 1 साल का आ जाएगा। हमें चाहिए कितने दिन का? 73 दिन का। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं बच्चों? एक साल में टोटल होते हैं 365 दिन। 365 दिन का अगर भाग करोगे इसमें, तो 73 हमारे 365 को पूरा पूरा 5 बार में डिवाइड करता है, तो 1/5 वर्ष। तो इसी का आप 1/5 निकाल लो। ठीक है, 16 × 25 = 80 होता है। 80 से अगर आप भाग दोगे तो 8 3 का 24, यानी कि 30 रुपए आपका आ जाएगा। तो 30 रुपया देखते हैं आंसर। 30 रुपया हमारा होना चाहिए, बिल्कुल है, सी ऑप्शन जाएगा 30 रुपए। देखिए कितना आसान सवाल आया था एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप लाइव पढ़ाइए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग मंडे से कोशिश करेंगे कि सोमवार से हम लोग लाइव कर दें। जो भी टाइमिंग होगी वो टाइम आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि टाइम क्या रहेगी। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में जुड़ें, ताकि हम लोग इस चीज़ को, इस क्लास को काफ़ी इंजॉय कर सकें, अच्छे से आप लोगों के कमेंट पढ़ सकें, हम जान सकें कि आप लोग क्या चाहते हैं। उसका मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कमेंट आपके जो आए उसका मैं रिप्लाई दे सकूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है हमें 60, और एचसीएफ क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है 5। कह रहा है एक संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित करने पर भागफल 10 देती है। अब वो संख्या देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। संख्या 2 से विभाजित करने पे 10 का भागफल देती है, तो आप 2 और 10 का गुणा कर लो, वही संख्या हो जाएगी। कैसे कह सकते हैं? अब संख्या जो भी रही होगी, अगर उसको 2 से भाग करोगे तो भागफल 10 दिया गया है। शेषफल के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो शेषफल को 0 मानेंगे। 2 से अगर 10 में गुणा करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 यानी कि 20। यानी जो संख्या थी वो संख्या क्या थी? संख्या 20 थी। एक संख्या तो दे रखा है 20, और दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। एलसीएम देखिए आपको 60 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 5, और पहली संख्या आपने, सॉरी इधर पहली संख्या रखेंगे, पहली संख्या इधर 20 दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम हमारा दिया हुआ है 60 और एचसीएफ हमको 5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से अगर हम 60 को काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका हो गया 15। तो हमारी जो संख्या आ गई वो संख्या आ गई 15। तो 15 दूसरी संख्या आ गई। 15 देखते हैं, तो 15 हमारा ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखिए बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ओरिजिनल पेपर करने से हमको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसा आया था, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी हम लोग करें। तो मुझे भी लगता है कि अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही सब कुछ हो, वही सारी चीजें जो हों जो एग्जाम में आई हुई हैं, तो उसी को ही आप करिए, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के ही हम लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 1/3 × 4 4 × 5। इस तरह के सवाल आप लोगों ने बहुत किए होंगे, ठीक है। कैसे करते हैं भाई, हम जानते हैं कि यहाँ सब में डिफरेंस हमारा एक एक का बन रहा है, यहाँ भी डिफरेंस एक का है, यहाँ भी डिफरेंस एक का है, यहाँ भी डिफरेंस एक का है, सब में डिफरेंस एक का है। तो आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हो तो आप कुछ ऐसा लिखते हो 4 - 3 और नीचे 3 × 4, ठीक है। फिर ऐसे लिखते हो 5 - 4 और 4 × 5, और ऐसे लिखते चले जाते हो और पूरा फिर खोल के सॉल्व कर लेते हो। 4 4 कटेगा तो 1/3 - 1/4, फिर 1/4 - 1/5, ठीक है। और लास्ट में ऐसी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/20 और ये हमारा -1/21, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कट जाती है, ठीक है। ये पहली वैल्यू बच जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ 21 लिख दोगे और यहाँ 7 - 1, तो यानी 6/21। और 6/21 को मतलब आप सॉल्व करोगे, अगर काटोगे 3 से तो 2 से काटो 3/7, 2/7, 2/7 देख लो, ठीक है। तो इतना सारा मत किया करिए, इतना सारा करने में टाइम खराब होता है। ऐसे क्वेश्चन में केवल और केवल ऐसे लिखो। देखो ये पूरा मत लिखो, पूरा लिखने में टाइम खराब होता है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये पहली वैल्यू लिख लो 1/3 और यहाँ की आखिरी वैल्यू लिख लो बस 1/21 और बीच में माइनस लगा देना। तो 1/3 और माइनस यहां से 1/21, यही सॉल्व कर लिया, 2/7 आ गया, काम खत्म। पूरा सब नहीं लिखना, जब पूरा लिखने में टाइम खराब होगा। तो 2/7 देखिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। बाकी बेसिक से सॉल्व करना है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 और एक 16/5, तो यहाँ लिख देते हैं 16/5। ये ब्रैकेट लगा देते हैं। भाग का चिन्ह है तो रहने दो भाग के चिन्ह को, और यहाँ हो जाएगा 2/3। और ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, का लिख दो। 4 दूना 8 और एक 9/2, 9/2 लिख देते हैं। प्लस 5 या 15 2 17/3, तो ये 17/3 लिख लिया। फिर भाग है, यहां देखिए, यहां नीचे आ जाइए, 3 × 3 2, 5/3। फिर का लगा हुआ है, 4 चौका 16, एक 17/4, माइनस लगा हुआ है। फिर 5 या 15 और एक 16/3 गुणे 3/4 डिवाइडेड बाई 3 दूना 6, 6 2 8/3, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को देखें तो पहले ब्रैकेट में देखें तो यहाँ भाग है, यहाँ का है, तो का पहले सॉल्व होगा। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 3 से 9 को काटोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। भाग को गुणे में चेंज करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा तो 16/15 हो गया यहाँ से। प्लस यहां आते हैं, यहां का को सॉल्व करोगे तो का को सॉल्व करोगे, ये 17/3 ऐसे रहने दीजिए, भाग का चिन्ह रहने दीजिए। 17 × 5 = 85 हो जाएगा, और नीचे 4 × 3 करोगे तो 12 हो जाएगा। माइनस भाग पहले सॉल्व होगा तो 16/3 को वैसे रहने दो, गुणा ऐसे रहने दो। भाग को सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये 3/4 रहने दीजिए, ये गुणे में बदलेगा तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ कुछ कट जाए तो काट दो, ये 3 से 3 कट गया, और 8 दूना 16, 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ 3/2 बचा। तो 16/15 प्लस 17/3, और ये भाग बदल जाएगा गुणे में तो पलट जाएगा, तो 12/85 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3/2 इज इक्वल टू 17 से 85 को काटोगे 5 बार में, 3 से 12 कटा हमारा 4 बार में, ठीक है। तो क्या क्या बच गया, 16/15 बचा, प्लस 4/5 बटा, माइनस 3/2। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 30, यहां हो जाएगा 32, यहां हो जाएगा हमारा 5 छक्का 30, 6 चौका 24, और यहां हो जाएगा 30। हाँ सॉरी, 2 से काटोगे तो 15, 15 × 45,
ठीक है, तो 32 और 24 अगर हम जोड़ते हैं तो 56 होगा, 56 में 45 घटा दो तो 11 हो जाएगा, नीचे 30, तो हमारा आंसर आएगा 11/30। अब 11/30 देख लेते हैं ऑप्शन। 11/30 हमारा चौथा ऑप्शन है, 11/30। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है। देखिए बहुत बारे सवाल पहले भी हम लोग कर चुके हैं, फिर आज कर रहे हैं। 8% का रेट है, समय 2 साल का है, सीआई और एसआई का आपको अंतर दिया हुआ है। कितना अंतर दिया भाई? 16.80। ठीक है, पूछ रहा है धनराशि कितनी होगी, प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। पहले भी मैं इस तरह के सवाल आपको करा चुका हूं। कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग इस रेट को फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। 8% को भिन्न में चेंज करोगे, 100 का भाग करोगे तो यह आ जाएगा 2/25। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब भी 2 साल के सीआईएसआई के अंतर की बात हो रही हो, आप इसका वर्ग करिए, 2 का वर्ग 4 और 25 का वर्ग कर दीजिए। 25 का वर्ग कितना होगा? 25 का वर्ग हो जाएगा 625। ये जो 4 आया यही डिफरेंस है, यही अंतर है। और ये जो 625 आया वो क्या है भैया? वो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। अब आप देखिए यहां पे जो 4 का डिफरेंस है, वो 4 का डिफरेंस हमको यहां पे मालूम है 16.80 और हमें मूलधन चाहिए 625 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू मालूम है, 625 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 का भाग देके 625 का गुणा करेंगे। 4 चौक का 16, 4 दूना 8, 625 का गुणा कर देंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 42/10 यानी 21 गुणे 125 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 21 बचे 105, 10 बचा, 21 दूना 42, 10 52, 2 5 बचा, 21 एक कम 21, 21 5 26, तो 2625 आ जाना चाहिए आंसर। 2625 देखो भाई, 2625 हमारा डी ऑप्शन है। तो इस तरह से 2 साल का अगर अंतर दे तो कर सकते हो। 3 साल के लिए भी मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूं वीडियो में, फिर कभी आगे आएगा तो फिर करा दिया जाएगा उसको कि 3 साल का हम लोग कैसे करते हैं, वो भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कक्षा के 15 छात्रों का, देखिए किसी कक्षा में टोटल 15 छात्र हैं जिनका औसत दिया हुआ है 14। इनका औसत दिया हुआ है, हमें कितना दिया है? 14 दिया है। जिनमें से 6 छात्रों का औसत कितना दिया है? 6 छात्रों का औसत 15 दिया हुआ है, 8 छात्रों का औसत 13 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है 15वें छात्र, क्या 15वें छात्र की आयु बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एवरेज का। 15 छात्र कुल थे, जिसमें 6 और 8 14 छात्रों की वैल्यू दी गई है, हमें 15वें छात्र की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको करना है तो आप बेसिक तरीके से अगर करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे। आप पहले इसका इसमें गुणा करोगे, फिर इसका इसमें करोगे, फिर इसका इसमें करोगे। इसका जितना भी टोटल गुणा करने पे आया होगा उस टोटल को इस टोटल में से घटा देना। घटा देने के बाद जो वैल्यू बचेगी वही हमारे 15वें की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये सब करने में थोड़ा टाइम खराब होता है। ठीक है, हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। टाइम बचाना है तो कैसे बचाएंगे टाइम को? अगर आपने मुझसे एवरेज पढ़ा है तो आप ऐसे कभी नहीं करेंगे कैलकुलेशन करके। आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे, देखिए एक क्लास में टोटल 15 बच्चे हैं, ठीक है, और उनका औसत दिया है 14। इसका मतलब यह है कि क्लास में 15 बच्चे हैं और सबको 14 टॉफियां देनी है। कितनी टॉफियां देनी भाई? 14 टॉफी। हर एक बच्चे को 14 टॉफी देनी थी। तो मैं मार्केट गया, मैं 14 के हिसाब से टोटल 15 बच्चों के लिए टॉफियां खरीद के ले आया और इन बच्चों में बांटना शुरू किया। जब मैं इन 6 बच्चों के पास पहुंचा तो ये बच्चे कहने लगे कि भैया हमारा काम 14 में नहीं चलेगा, हमको तो 15 टॉफी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं वो 1 टॉफी ज्यादा ले रहे हैं। अगर एक बच्चे ने 1 टॉफी ज्यादा लिया तो ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 6 बच्चे। 6 बच्चों ने कितनी टॉफी ज्यादा ले ली होगी? 6 टॉफी। एक बच्चे ने 1 टॉफी ज्यादा ली तो 6 बच्चों ने 6 टॉफी ज्यादा ले ली। अब जरा इन बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे कह रहे हैं, ये देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें 14 की जरूरत ही नहीं, हमारा तो काम 13 में ही चल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कितनी टॉफी कम ली? आप देख पा रहे हैं इन्होंने 1 टॉफी कम ली। एक बच्चे ने 1 टॉफी कम ली तो 8 बच्चों ने 8 टॉफियां कम ली। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कुल मिला जुला के 2 टॉफी कम ली। अब 2 टॉफी कम ली का क्या मतलब? 2 टॉफी कम लेने का मतलब है कि इन्होंने मुझे 2 टॉफी वापस कर दी कि भाई आप रख लो, हमें उन टॉफियों की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास 2 टॉफियां एक्स्ट्रा आ गई। अच्छा, टोटल 15 बच्चे थे, 15 बच्चे में अगर देखा जाए तो ये 14 हो गए
एक बच्चा बच गया। चूंकि मैं सबके लिए ही 14 के हिसाब से टॉफियां लाया था, तो जो एक बच्चा बच गया तो उसके लिए भी मैं 14 ही लाया था। तो जो बच्चा एक बच गया उसके लिए भी मैं 14 ही लाया था, तो उसको तो 14 मैं दूंगा ही दूंगा। और उनके दोस्तों ने जो 2 टॉफियां मुझे वापस कर दी, वो मैं क्या करूं, अब मुझे तो टॉफी खानी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो 2 टॉफियां उनके दोस्तों ने मुझे वापस कर दी, मैं ये 2 टॉफी उसी बच्चे को दे दूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से का 14 तो मिल ही रहा है, वो तो तुम रख ही लो, तुम्हारे दोस्तों ने जो तुम्हें 2 वापस कर दिया वो भी ले लो, तो इसको 14 दो 16 मिलेगा। तो यही वैल्यू हमारी हो गई, जो मिसिंग वैल्यू थी जिसके बारे में पूछ रहा था वो 16 हो गई। तो 16 देखिए आंसर। तो इस तरीके से प्रश्न करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4 और 7 का है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 2 संख्याएं कोई होंगी, उनका रेशियो दिया हुआ है 4 और 7 का, और उनका अंतर दिया है 45। पूछा क्या जा रहा है, वो संख्याओं का, वो संख्याएं क्या थी, इजी है। आप देखिए, आप रेशियो में देखिए, रेशियो में आपको अंतर कितने का दिख रहा है, 3 का। 4 और 7 में 3 का अंतर, वो 3 का अंतर आपको कितने के बराबर दिया हुआ है, वो 3 का अंतर 45 के बराबर दिया हुआ है। तो 3 की वैल्यू 45 हो गई, तो 1 की वैल्यू 15 होगी। 1 की वैल्यू 15 हो गई, तो हमें तो ये दोनों संख्याएं निकालनी है। तो एक बार 15 का गुणा 4 में कर दो, एक बार 15 का गुणा 7 में कर दो। तो 15 का गुणा 4 में करोगे तो 15 चौका 60। अब 15 का गुणा 7 में करोगे 15 सत्ते 105। तो एक संख्या 60, दूसरी संख्या 105। 60 और 105 जरा देखते हैं। 60 और 105 पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम से आया हुआ है, आयतन से आया है। यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है, ईंट कैसी होती है भाई, ईंट तो हमारा क्यूबॉइड होता है, यानी घनाभ होता है। घनाभ की आकृति का होता है, जिसका आयतन LBH होता है। तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनानी है, तो कितने ईंट लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम ये देख लें कि जो दीवार बनानी है उसका आयतन क्या होगा। दीवार भी चूंकि घनाभ ही है, तो घनाभ का आयतन LBH होता है। तो घनाभ पहले लिख लेते हैं, दीवार का आयतन LBH होगा, तो 21 गुणे 12, ठीक है, गुणे 36। अच्छा, यहां जरा ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा 21 और 12 है, ये तो मीटर में है। 21 12 किस में है, मीटर में, लेकिन ये 36 किस में है, सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं 100 का भाग करके। हमें इतनी मोटी दीवार तैयार करनी है, ये उस दीवार का आयतन हो गया। अब ये दीवार तैयार किससे करनी भाई, ये दीवार हमें ईंटों से तैयार करनी है, तो इसका मतलब दीवार का आयतन ईंटों के आयतन के बराबर। अब मैं इधर ईंट का आयतन लिख देता हूं। ईंट भी घनाभ के आकार की होती है, घनाभ का आयतन LBH। तो लिखिए ईंट, देखिए ईंट की ये दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, भुजाएं दी गई हैं 28 गुणे 18 गुणे 6। लेकिन यहां ध्यान रहे ये सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है, तो अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो सब में 100 का भाग जाएगा। सब में 100 का, यहां भी 100 का भाग होगा, यहां भी 100 का भाग होगा, यहां भी 100 का भाग होगा। ठीक है, तो सब मीटर में चेंज कर लिया। ये तो एक ईंट का आयतन आया। वो पूछ रहा है ऐसे कितनी ईंटें लगेंगी, तो हमने मान लिया कि ऐसी ऐसी n ईंटें लगेंगी। ऐसी ऐसी, ये एक ईंट का आयतन है, ऐसी ऐसी जब n ईंटों का प्रयोग करेंगे तब जाके इतनी मोटी दीवार तैयार हो पाएगी। इसी n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये 100 से 100 कट गया, बाकी जो कट जाए काट दीजिए। देखते हैं क्या कट रहा है भाई। 18 से 36 को काट सकते हो, 18 दूना 36, ठीक है। 2 से ये 6 को काट दो, 3 बार में कट जाएगा, 3 चौका 12, 4 सते 28, और 7 से कट गया, ये 3 हो गया। और कुछ कटेगा, और तो कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। 3 लिख लो, नीचे ये 4 जीरो है तो उधर चले जाएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी टोटल ऐसी 30,000 ईंटें लगेंगी। 30,000, देखो 30,000 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 30,000, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल आयतन भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल आयतन के सवाल जरूर आएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ कंटेंट पढ़ा दीजिए, तो कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर कंटेंट भी पढ़ाया जाए, बिल्कुल पढ़ाएंगे। क्षेत्रफल और आयतन के वीडियो डाल देंगे हम यहाँ पर, आप क्षेत्रफल आयतन उस पर पढ़ सकते हैं। और भी चैप्टर की वीडियो डाल देंगे, जैसे आप कोई भी चैप्टर, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो उस चैप्टर में हम पूरी वीडियो बना के डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची, उसे 5% की हानि हुई। अगर वो 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है, 5% अगर उसको हानि हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि 95% की वैल्यू हमें दी गई है 3,80,000। ठीक है, 5% हानि का मतलब 100 में 5 घटा लिया। अब यहां क्या कह रहा है, 15% लाभ पे विक्रय मूल्य निकालिए। तो 15% लाभ का मतलब ये हो गया कि 100 में 15 जोड़ दो, यानी आपको 95 की वैल्यू मालूम है, आपको 115 की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है। अगर इनको दोनों को सॉल्व करें तो 5 से अगर काटे तो ये 19 हो जाएगा और ये 5 से काटोगे 23 हो जाएगा। अब यहां देखो 19 की वैल्यू 38 के बराबर है, तो 23 की वैल्यू कितनी होगी? 19 का दूना 38, तो 23 का दूना 46, और 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो। ऐसा आंसर देख लो, बिल्कुल है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से, फिर अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल पे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस देखते हैं, यहां डिस्टेंस कितनी है? 272 की है और यहां डिस्टेंस 85 की है। तो पहले आप टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख लो, 272 प्लस 85 अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम देखते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं भाई? टाइम निकालने के लिए हमको मालूम है कि दूरी में हम लोग चाल का भाग देंगे तब टाइम आएगा। तो यहां पहली दूरी कितनी थी? 272 की थी, और आप किस चाल से चल रहे थे? 40 की चाल से। तो 272 में 40 का भाग दे दो, पहला समय आ जाएगा। तो 272 बटा 40, ये पहला समय। दूसरा समय क्या है? 85 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से, तो ये 85 में 50 का भाग दे दो, तो 85 में 50 का भाग दे दिया, ये दूसरा समय। अब इसी को सॉल्व करना है हमें। ऊपर अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो 5 2 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, एक बचा, ये 357 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पे अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम 40 और 5 का हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे 5 का गुणा होगा, 5 दूना 10, एक बचा, 5 सते 35, 35 एक 36, 3 बचा, 5 दूना 10, 3 13, 1360 प्लस इधर 4 का गुणा हो जाएगा, तो 85 गुणे 4 यानी कि 15 चौका 60 यानी 340। ठीक है, ये 200 ऊपर आ जाएगा, तो 357 इंटू 200 अपॉन, इनको जोड़ दो, 13 3 16 1 1700, तो ये 1700। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 17 इधर काट दो, 17 दूना 34 और 17 एकम 17, 21 दूना 42। तो हमारा जो औसत चाल आ गया वो कितना आ गया भाई? 42 आ गया। एवरेज स्पीड हमारी क्या आ गई? 42। तो 42 देखते हैं आंसर, 42 हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। अगला, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। देखिए, मोहन और रमेश दो लोग हैं। मोहन जो है वो रमेश से कितना? 50% अधिक कुशल है। तो मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब रमेश की क्षमता अगर 100 होगी तो मोहन की क्षमता जो होगी वो 150 होगी। ये हमने लिख ली इनकी क्षमता, क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको काट लो। अगर इसको काटोगे 50 से तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, इसकी क्षमता 3 होगी, इसकी क्षमता 2 होगी। मोहन की क्षमता रमेश से 50% ज्यादा है, तो ये 100 तो ये 150, रेशियो 3 और 2 का क्षमता में आ गया। आगे क्या कहा जा रहा था? अकेले मोहन काम कितने दिन में कर लेगा, और जबकि मोहन और रमेश मिलकर काम 15 दिन में कर रहे थे। तो आप देखिए, मोहन और रमेश की मिला के क्षमता कितनी है? 5 है। 5 की क्षमता से ये दोनों मिलकर काम को 15 दिन में कर रहे थे, तो क्षमता में समय का गुणा कर लिया, क्षमता गुणे समय बराबर कार्य होता है, तो इधर कार्य लिख लिया। अब इसी कार्य को कह रहा है कौन करे? इसी कार्य को मोहन करे। मोहन की क्षमता देखिए, मोहन की क्षमता 3 है। इसी काम को अगर मोहन करे अगर 3 की क्षमता से, तो कितने दिन में कर लेगा? वही समय चाहिए हमको। 3 से 15 को काटो, 5, 5 गुणे 5 कितना होगा? 25। 25 देखिए, 25 यानी कि डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9500 रुपए की धनराशि पर
2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए आपको मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 9500 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8% का, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष का, समय दिया हुआ है 2 वर्ष का। लेकिन वो कह रहा है ब्याज बताइए, लेकिन कैसे बताइए? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक अगर चलाओगे तो रेट आधा हो जाएगा, तो जो रेट 8% है वो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। और समय जो है वो जो 2 साल है, छमाही चलाते हो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक जो है वो 2 साल में टोटल 4 बार आएगा, यानी आपको 4% लेके जाना है 4 बार। 4% की फ्रैक्शन बना लीजिए, 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25। 4% को भिन्न में चेंज करोगे 1/25, और हमें जाना कितनी बार है? 4 बार। आपको सीआई निकालनी है 4 बार के लिए, आपको रेशियो याद होना चाहिए, उससे आप जल्दी कर लोगे। रेशियो होता है 4, 6, 4, 1। ये 4 साल का रेशियो याद कर लो, 4 बार के लिए लगा सकते हैं। अब 1/25 निकालना है ब्याज, किसका 1/25? इसी 9500 का, 9500 का 1/25 आप निकालिए, ठीक है। दशमलव के 2 स्थानों तक पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं 1/25। इसमें 25 का पहले भाग देते हैं, तो 25 तिया 75, 20 बचा 25/200 और 0 हो गया। फिर अब 380 में 25 का भाग करो, 25 का भाग अगर इसमें करोगे तो 25 से कम 25, 13 बचा 130 हो गया। 130 में अगर 25 से भाग दोगे 5 बार हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ाओगे 25 दूना 50, 15.2 हो जाएगा। इसमें फिर एक बार 25 का भाग दो, 25 का भाग दोगे तो ये इधर जाएगा तो 150 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। 25 छक्का 150। अब ज्यादा भाग मत दो। अब इसका 1/25 देखिए बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो इस वैल्यू को ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि इसका 1/25 इतनी मिनिमम वैल्यू आएगी कि उसकी वैल्यू को जोड़ने घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसी को कैलकुलेट कर लो, 380 का 4 गुना कर लो, ठीक है। तो 38 दुना हो जाएगा हमारा 76, और 76 दूना हो जाएगा 152, यानी कि 1520 रुपया ये हो जाएगा हमारा। और ये हो गया 15 छक्का 90 और 6 दूना 12, 90 91.2, और ये हो जाएगा 6 चौका 24। इसी को जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6, 2, 1, 3, ठीक है, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 9, 5, सॉरी यहां गलत जोड़ दिया, 2, 1, 3, 3 होगा, और फिर 9, 2, 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा 1, तो 1613.6। तो 1613.6 देखिए इसके आसपास कोई आंसर? 1600 तो बिल्कुल सही है, 1613.6 देखिए आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतना कैलकुलेट कर लिया बहुत है। इसके बाद उसका 1/25 निकालने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपकी वैल्यू पूरी पूरी लगभग लगभग इसके पास आ गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था, किंतु दुकानदार ने 25%, 15% की दोहरी छूट दी। वस्तु को कितने में बेचा? बिल्कुल आसान है। देखिए एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जो है वो मार्क प्राइस हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मार्क प्राइस उसका? 400 रुपए। फिर क्या कह रहा है? उस पर 25% और 15% की दो छूट हुई। पहले 25% की हुई है और फिर 15% की। तो आप पहले 25% की छूट निकाल लो। जब हम लोग 400 का 25% निकालेंगे तो 400 का 25% 100 रुपया होगा। 100 रुपया अगर कम करोगे 400 को तो वैल्यू आ जाएगी 300 पर। फिर इसका 15% कम करना है। 300 का 15%, 15 तिया 45 होगा। आप 300 में से 45 रुपया कम कर लो। 300 में 45 कम करोगे 255 हो जाएगा। यही 255 उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया। 255 सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके घनों का योग दिया हुआ है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए संख्याओं का योग पूछ रहा है तो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह संख्याओं का योग जो भी आएगा वो 3 + 4 यानी 7 के गुणनफल में आएगा। 7 से वैल्यू कटनी चाहिए। तो आप पहले ऑप्शन को देख लो कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। तो ये तीनों तो ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है, 14। यही सही है। सवाल क्यों लगाना? 3 और 4 7, 7 के गुणनफल में यही एक ऑप्शन है। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। अगर संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है तो आप पहली संख्या लिखोगे 3x, कांस्टेंट लेंगे जो कि रेशियो में है, और इसका घन कर दो।
और दूसरी संख्या 4x, इसका घन कर दो। और इनके घनों का योग कितना दिया हुआ है हमें? इनके घनों का योग 728 दिया है, बराबर में 728 लिख दो। तो ये हो जाएगा 27x क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 64x क्यूब बराबर 728। 27 और 64 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91x क्यूब। 91x क्यूब की वैल्यू हो गई 728, ये 728 है। 91 से काटो, 9 8 72, 8 बार जाएगा तो x क्यूब की वैल्यू 8 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। हमें संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो 3x और 4x मिला के टोटल योग कितना हो जाएगा? 7x। और x का मान आपने 2 निकाला है, तो 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, 7 से एक ही वैल्यू कट रही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति के वेतन से पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% कमी की जाती है। तो शुद्ध परिवर्तन आप सबको मालूम है कि जब भी किसी भी वैल्यू को सेम परसेंटेज में बढ़ाते हो और सेम परसेंटेज में घटाते हो, तो ऐसे में हमेशा आर स्क्वायर बटे 100% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। 10% बढ़ाओगे, 10% घटाओगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 1, 100 बटा 100 यानी 1% कमी। 20% बढ़ाते हो, 20% घटाते हो, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100 यानी 4% की कमी। यहाँ 15% कह रहा, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 बटा 100 करोगे तो 2.25% की क्या होगी? कमी होगी। तो 2.25% की कमी देखिए आंसर में है क्या? बिल्कुल है। देखिए पहला ऑप्शन है 2.25% की कमी। तो याद रहे, अगर सेम परसेंटेज में अगर किसी को बढ़ाते हो और घटाते हो तो हमेशा आर स्क्वायर बाई 100% की कमी होगी। अगले क्वेश्चन पे आइए। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ऊंचाइयों का मतलब h1 और h2 का रेशियो दे रखा है 2:1 का। और क्या दिया हुआ है? और कह रहा है कि त्रिज्याओं का रेशियो, त्रिज्याओं का यानी R1 R2 का रेशियो 1:2 दिया है। आयतन का अनुपात पूछ रहा है। शंकु का आयतन जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई तो ऊपर नीचे कॉमन है, वो कट जाएगा। आप लिखो या ना लिखो, आपका लिखने का मन है तो आप लिखना चाहो तो लिख लो। 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आयतन। तो ये 1/3 से 1/3 पाई तो कट गया, इसको नहीं भी लिखते तो चलता। R1 देखिए, R1 आपका कितना है? R1 यहां से 1 है, R2 यहां पे 2 है। तो R1 यहां 1 रखोगे और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे देखो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। H1 H2 देखते हैं। H1 2 है और H2 1 है, तो 2 और 1 रख लो, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 से 4 को काट दो तो रेशियो आ गया 1:2 का, 1:2। 1:2 देखिए आंसर है, 1:2 बिल्कुल है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन जाएगा हमारा 1:2 का। अगले क्वेश्चन पे आइए। मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। देखिए एक मिश्र धातु ए है जिसका टोटल वेट हमें 40 kg दे रहा है, और एक मिश्र धातु बी है जिसका टोटल वेट हमें कितना दे रहा है? हमें टोटल वेट दे रहा है इसका 63। ठीक है, कह रहा है मिश्र धातु ए में लेड और टिन है। मिश्र धातु ए में लेड है और टिन है जिनका रेशियो है 2:3 का। दूसरे में क्या क्या है? दूसरे में टिन है और तांबा है। दूसरे में टिन है और तांबा है। टिन को Tn लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा, और ये तांबा को केवल T लिखते हैं। ठीक है, ये रेशियो है 2 और 5 का। ठीक है, पहले में रेशियो 2:3 का, दूसरे में 2:5 है। नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा, कह रहा है इन दोनों को मिला दो और टिन बताओ कितना होगा। चलो देखते हैं। पहले क्वांटिटी 40 दी है, दूसरी 63। अगर ये पहली क्वांटिटी अगर हम चेक करें तो ये पहली क्वांटिटी हमें दिख रही है 5। अब ये क्वांटिटी 5 है, इसे होना चाहिए था 40। 5 को 40 कैसे बनाओगे? 5 को 40 बनाने के लिए 8 गुणा करना पड़ेगा। तो 8 दूना 16 और 8 त्रिका 24, 16 24 जोड़ोगे 40 हो जाएगा। दूसरे में देखिए, दूसरे में ये वैल्यू हमारी टोटल 7 है और 7 को बनाना है 63। 7 को 63 कैसे बनाएंगे? 7 को 63 बनाने के लिए 9 गुना करेंगे, तो 9 दूना 18। ये देख सकते हैं ये 7 है हमारी, ये वैल्यू हमारी 7 है। 7 को 63 बनाना है, 9 गुना करो, तो 9 दूना 18 और 9 पचे
45, ये 45 18 63 हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे कह रहा था नई मिश्र धातु में आपको क्या बताना है, आपको केवल और केवल टिन बताना है भैया, और कुछ नहीं बताना है। देखो टिन यहाँ पे कितना है, टिन यहाँ पर है 24, और यहाँ टिन कितना है, यहाँ टिन है 18। तो आपसे पूछ रहा टोटल टिन कितना हुआ, दोनों जोड़ दो, 24 और 18 जोड़ोगे तो 24 18 जोड़ने पे कितना होगा, 42 होगा। जरा 42 देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 42 ऑप्शन में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है, और क्या कहा जा रहा है, x और y दो संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस कितना दे रहा है, 350। x y से बड़ा है, चलिए भाई x y से बड़ा है तो x में से y सीधे सीधे घटा देते हैं, x माइनस वाई। आगे क्या कहा जा रहा है, यदि x का 9.5%, x का 9.5% को ऐसे लिख लो 95 लिख लो, और y का 16.5%, इसको 165 लिख लो, के बराबर है। x का 9.5%, y के 16.5% के बराबर है। हमने दोनों तरफ से पॉइंट हटा दिया, दोनों तरफ से परसेंटेज हटा दिया क्योंकि वो दोनों तरफ था। फिर पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याएं x और y का योग क्या होगा, दोनों संख्याएं जो x और y हैं उनका योग क्या होगा। चलिए देखते हैं, इनका पहले रेशियो बनाते हैं। 5 से अगर इसको काटोगे तो ये 19 होगा, और ये 5 से काटोगे तो ये 33 हो जाएगा। तो x और y का जो अनुपात बना वो 33 और 19 का बना, x 33 है, y 19 है। ठीक है, 33 और 19 का अगर अंतर देखा जाए, या तो आप ऐसे ही देखो, दोनों का योग पूछ रहा है तो 33 और 19 जोड़ दो, 33 और 19 जोड़ोगे तो आपका 52 हो जाएगा। ऑप्शन को चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 52 से कट रहा है, 33 और 19, ठीक है 52 होगा। 52 से जो ऑप्शन कट रहा हो वो सही होगा। 52 से मतलब 13 से कटना, 13 से आप देख सकते हो यही वैल्यू 13 से कट रही है, और कोई वैल्यू नहीं कट रही है, तो इसका मतलब 1300 हमारा सही आंसर है। 1300 हमारा 52 से कट जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई के अंतर की बात हो रही थी, एक्स और वाई का अंतर 33 और 19 का अंतर आप देखेंगे, 33 19 का अंतर 14 होगा, और वो 14 की वैल्यू हमारी कितने के बराबर है, 350 के बराबर है। 14 की वैल्यू 350 है, हमें दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग अगर पूछ रहा है तो दोनों का योग आप देख पा रहे हैं 52 हो रहा है। तो हम 350 में क्या करेंगे भाई, हम 14 से डिवाइड करके और 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और काट दो, 7 से काटोगे 7 दूना 14, 7 पचे 35, ठीक है, 2 से इधर काट दो चाहो तो 26। अब 50 गुणे 26, 26 पचे 130, एक जीरो बढ़ गया, 1300 आंसर आ गया। तो ये 1300 रेशियो से ही जोड़ के देख सकते थे, 13 19 मिला के 52 होता है, 52 से यही वैल्यू कट रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, उस पर लाभ परसेंटेज। ये सवाल पहले भी हम लोग कर चुके हैं, एसएससी जीडी का हमने शुरू में पहला या दूसरा शायद कराया होगा, जो सेट कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। चलिए इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 3 गुना कर दिया जाए, अब देखिए इसका विक्रय मूल्य कितना था मुझे नहीं मालूम, विक्रय मूल्य को कह रहा है कि 3 गुना कर दो, यानी विक्रय मूल्य अगर 1 था तो उसने कितना कर दिया, 3 कर दिया। विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पे लाभ क्या हो गया, 4 गुना। अब लाभ तो हम लोग सीपी से रिलेट करते हैं, सीपी से हम लोग क्रय मूल्य से देखते हैं लाभ को। अब क्रय मूल्य सवाल में क्या है, क्रय मूल्य नहीं दिया, चलिए क्रय मूल्य को देख लेंगे बाद में। यहां पहले जो भी कुछ लाभ हो रहा था, अब वो लाभ पहले से कितना गुना बोल रहा है, अब वो लाभ कह रहा है 4 गुना। यानी अगर पहले हम ऐसे मान लें अगर 1 रुपए का लाभ हो रहा था, तो अब लाभ कितने का होगा, 4 रुपए का। लाभ की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से होगी। तो यहां से जो लाभ था पहले 1 था, अब लाभ कितना है, 4 गुना। तो यहां से लेकर यहां तक अंतर 4 का, यहां से यहां तक अंतर 1 का, तो यहां से यहां तक अंतर कितने का, 4 में 1 घटाओगे तो यहां का अंतर कितना, 3 का। और ये 3 का अंतर 1 और 3 में 2 के बराबर होगा। बोलो, या अगर 1 3 अगर आपको समस्या होती तो इसको 100 300 मान लो। ठीक है, ऐसे देखो, यहां से लेकर यहां तक लाभ अगर 1 का, तो ये 4 गुना लाभ है तो 4 का। तो यहां तक 4 का अंतर, ये 1 का अंतर, तो ये 3 का अंतर। 3 का अंतर इसमें 200 के बराबर है, 3 बराबर 200 है, तो 3 बराबर 200, तो 1 बराबर निकालोगे वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी। आप चाहते हो वैल्यू पॉइंट में ना जाए, तो एक काम कर सकते हैं, आप ऐसी कोई वैल्यू रख लो जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। अगर मैं इसको 200 रख लूं, अगर 300 रख लेते हैं, 3 गुना कह रहा है 300 रख लेते हैं, अगर मैं इसको 300 रख लूं तो ये 3 गुना है, तो यानी ये 900 होना चाहिए। बोलो, इसको मैं 900 बना लूं, मैंने इसको 900 बना लिया। अब आप अंतर देखो,
3 बराबर अंतर इनमें कितना, 300 900 में अंतर 600 का, तो 3 बराबर 600, तो 1 बराबर 200। 3 बराबर अगर हम देखें अंतर 600 तो 1 बराबर 200, इधर अंतर 1 का ही तो है, तो 1 बराबर 200 निकला है, और 200 इसमें से कम कर दोगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगी। देख सकते हो इधर अंतर 1 का अंतर इनमें 200 के बराबर है, और इसमें अंतर 3 का, 3 बराबर 600 है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा था, पूछा जा रहा था लाभ प्रतिशत। तो आप देख सकते हैं यहां 100 की चीज हम कितने में बेच रहे थे, 300 में बेच रहे थे, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 200% हो गया। 200% यानी कि डी ऑप्शन। आप इसको एक्स वाई करके भी कर सकते थे, उससे थोड़ा टाइम ज्यादा खराब होता है। ऐसे सवालों को ऐसे करने की कोशिश करेंगे, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल पे। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11 और 17 है। दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका रेशियो 11 और 17 है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो सिंपल है, एचसीएफ 4 होने का मतलब पहली संख्या 11 गुणे 4 रही होगी और दूसरी संख्या 17 गुणे 4 रही होगी। उनका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कैसे निकालते हो, कॉमन वैल्यू को तो एलसीएम में एक ही बार आप रखते हो, तो ये जो 4 एचसीएफ था वो तो आप एक ही बार रखोगे, और बाकी क्या क्या रखोगे, बाकी 11 को रखोगे और 17 को रखोगे एलसीएम के अंदर, यही हो जाएगा। अगर आपसे पहली संख्या पूछ रहा होता तो ये हो जाता 44, दूसरी संख्या पूछ रहा होता 68 हो जाता। हमें एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, तो 4 दोनों में कॉमन है एक बार लिया, बाकी 11 17 में कुछ कॉमन नहीं था तो एक बार 11 को ले लिया, एक बार 17 को ले लिया, इनको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 44 और ये हो गया 17, 17 चौको 68, 6 बचा, 17 चौको 68, 68 और 6 हो जाएगा 74, यानी 748। 748 देखते हैं आंसर, तो 748 देखिए डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें देखिए आपका जो पेपर होगा उसमें अभी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 25 क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग पूरा सेट कर लेते हैं। संख्याओं ए बी का औसत दिया हुआ है 9, बी सी का औसत दिया हुआ है हमारा 6, और सी डी का औसत दिया हुआ है सी डी का औसत दिया हुआ है 4। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए और डी का औसत बताइए, ए और डी का औसत बताइए। ठीक है, ए बी का औसत दिया है, बी सी का औसत दिया है, सी डी का औसत दिया है, ए डी का औसत पूछ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो अभी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे ऐसे 2 का गुणा करें और फिर पूरा इक्वेशन बनाएं और सॉल्व करें, ये सब में टाइम खराब होता है। सिंपल है, आप इसको जोड़ दो और इस वैल्यू को घटा दो। ऐसा क्यों, आप देखो इसको जोड़ोगे तो a/2 आ गया, और क्या आ गया, d/2 आ गया। आपको चाहिए क्या था, a/2 और d/2 ही तो चाहिए था, वो आ गया। और इसको घटाने का मतलब क्या है, ये जो b/2 है, ये b/2 इस b/2 से कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, और ये c/2 जो है वो इस c/2 से घटाने पे कैंसिल हो जाएगा, तो b/2 और c/2 तो कट गया। ठीक है, हमारे पास यहां से मिला क्या, हमको a/2 और d/2 वही चाहिए था, तो इसको जोड़ दीजिए और इसे घटा दीजिए। तो 9 और 4 जोड़ोगे 13, और 13 में अगर आप 6 घटाते हो तो 7 आ जाएगा, तो 7 हमारा आंसर। तो 7 देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो सिंपल था, इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया। अगले क्वेश्चन पे आइए। 1200 में खरीदी गई एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ बेचता है, फिर क्यू इसे आर को इतने पे बेचता है, तो क्यू का लाभ बताइए। चलिए देखते हैं, वस्तु की कीमत जो है वो 1200 है, पहले उसको 15% लाभ पर क्यू को बेचा गया, तो 1200 का अगर 15% निकालोगे तो हो जाएगा 180 रुपए। 180 रुपए का लाभ अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो ये वैल्यू पहुंच गई 1380 रुपए। तो पी ने 1200 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे किसको बेच दिया, क्यू को 15% लाभ पर। तो क्यू को वो वस्तु जो पड़ी है वो 1380 में पड़ी है। अब क्यू ने उसे कितने में बेचा है, 1449 में। क्यू ने इस 1380 रुपए की वस्तु को बेच दिया 1449 में, ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ। तो पहले इसमें से घटा लो इसको, सेलिंग प्राइस में से इसको, तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्यू को प्रॉफिट कितना हुआ। 1449 में से अगर 1380 घटा लें तो 49 और 20 हो जाएगा आपका 69, तो 69 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, अच्छा क्यू के लिए तो यही हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, इसी पे ही तो अपना प्रॉफिट निकालेगा, तो ये 69 का प्रॉफिट आप निकाल लो, 1380 का कितना परसेंट है, तो 69 का प्रॉफिट क्यू को हुआ और उसको वस्तु 1380 में पड़ी थी, तो 69 1380 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये 2 बार में कट गया इससे, और 2 से 10 को काटोगे तो 5% आंसर आ जाएगा। तो 5% देखिए, 5% सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है तो शेष बाल्टी। 4/11 भाग का मतलब अगर बाल्टी का टोटल वॉल्यूम, टोटल धारिता 11 थी तो तुमने कितना भरा? 4। अब 11 में 4 भरा कितने मिनट में भैया? 11 में 4 भर दिया आपने 5 मिनट में, और भरना और कितना है? 11 में 4 भर दिया तो 7 ही तो और बचा भरने के लिए, वही 7 के लिए पूछ रहा है। 11 में 4 भर दिया तो 11 में बचा कितना? 7 बचा। 4 भर रहे हो 5 मिनट में तो 7 कितने में? तो 4 का भाग कर दीजिए, 7 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35/4 मिनट। अब इसको और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लिए, 4/32 और 3/4, ठीक है। यानी कि 8 मिनट तो पूरे पूरे लग गए, और 3/4 मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 का गुणा कर लो, तो 3/4 में जब तुम 60 का गुणा करोगे तो 45 सेकंड आ जाएगा, यानी 8 मिनट 45 सेकंड। 8 मिनट 45 सेकंड, देखिए ये ऑप्शन हमारा है, डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए का समय दिया हुआ 18, ए का समय दिया हुआ है 18। ए और बी मिलकर एक साथ कार्य करते हुए काम को 8 दिन में, तो ए और बी का समय दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर कार्य को कर सकते हैं 8 दिन में, जबकि बी और सी अगर मिलकर काम करें तो वह काम 6 दिन में, तो बी सी मिलकर उस काम को करते हैं भाई 6 दिन में। फिर क्या कहा जा रहा है? ए बी सी अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन में? अब ए बी सी का पूछा जा रहा है, तो ए बी सी का पूछा जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ए आपको यहां से मिल गया, अब बी सी यहां से मिल गया, यानी मेरे हिसाब से ये डेटा तो फालतू ही दिया हुआ है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो आप केवल इसको छोड़ दो, केवल इन दोनों को लेके सॉल्व करो। 18 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। 18 दूना 36, 18 ही हो जाएगा, एलसीएम 18 ही हो जाएगा, 36 क्यों, 18 ही हो जाएगा। 36 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ हो गया 3। ए बी सी से मिला के कराना है पूरा काम, तो ये 18 काम है। ए की क्षमता 1 है, बी सी की क्षमता 3 है, 3 और 1 4, 4 का भाग कर दो तो 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 दिन लग गए। 4.5 देखते हैं आंसर है कि नहीं, बिल्कुल है 4.5। तो आपने देखा ये डेटा फालतू दिया, इसका कोई इस्तेमाल नहीं था। अगले क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इतने रुपए में बेचता है। कह रहा है सोफा सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। चलिए देखिए, 12% की छूट देता है। छूट जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस अगर अंकित मूल्य 100 था और उस पर आपने 12% की छूट दी, तो यानी उसको 88 में सेल किया, और वो जो 88 में सेल किया वो हमको 17,776 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है सोफा सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। सोफा सेट का अंकित मूल्य यानी कि आपको 100% निकालने के लिए कह रहा है। आपको 88 मालूम है, आपको 100 निकालना है, तो ठीक है 88 मालूम है, 100 निकालना है, तो आप इसमें क्या करोगे? 17,776 में 88 का भाग कर दोगे और 100 का गुणा कर दोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब 100 का मतलब है कि लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए, तो लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी हो सकता है, ये वाला, दोनों में लास्ट में 2 जीरो है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 जीरो है, और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 जीरो है। हमारे लिए 2 ही जीरो, हमको 2 ही जीरो चाहिए, तो यानी या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11 से कट रहा है, ये ऊपर 11 से काटो, 11 कम 11, 6 बचा, 11 छक्का 66, 1 बचा, 11 कम 11, 11 छक्का 66, ठीक है। और 8 से काट दो, 8 दूना 16, 0 8 दूना 16, ठीक है। तो 202 और 2 जीरो बढ़ा दो, तो आंसर आ गया हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। हम लोग इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टेट पेपर करते रहेंगे जब तक हम लोगों का एग्जाम ना हो जाए, और जल्द से जल्द हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों के सलाह हो कमेंट बॉक्स से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब आप लोगों ने किया है अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।